नेक्स्ट ग्रुप बॉयज, नेक्स्ट समूह ब्रायोफाइटा। देखो बेटा इधर हम बात कर रहे थे एल्गी की, शैवालों के अंदर हमने बात की कि जलीय आवास में रहते हैं जिनका पादप शरीर युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है। उन्हीं जलीय से हम स्थलीय की तरफ चलते हैं। एक टर्म बोली थी उद्विकासीय अंतर संबंध। उद्विकासीय का मतलब किस जीव का जन्म या ओरिजिन जो है, उत्पत्ति जो है किससे हुई। तो कहा जाता है कि लगभग शैवाल जो थे उन्हीं शैवालों से आगे चल करके कौन बने, ब्रायोफाइट बने। जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित कर रहे थे, धीरे धीरे वो किस पीढ़ी की तरफ सरकेंगे, बीजाणुद्भिद की तरफ सरकेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ब्रायोफाइटा क्या बेटा, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ब्रायोन और दूसरा फाइटोन। ब्रायोन का मतलब होता है मॉस जैसे, और फाइटोन का मतलब होता है पादप। मॉस का मतलब होता है, इधर ध्यान दो, मॉस का मतलब होता है स्पंज लाइक। स्पंज का मतलब है कि जिनमें पानी धारण करने की, जल धारण करने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसको बोलते हैं मॉस जैसे। इन्हीं के अंदर एक ग्रुप आएगा, आगे अपन पढ़ेंगे। आगे देखो, अगर हम ब्रायोफाइटा के अंदर बात करें तो इन्हें हम बोलते हैं स्थलीय पादप। स्थलीय पादप का मतलब है कि एल्गी आई, एल्गी के बाद में कौन आए, ब्रायोफाइट आए। एल्गी जलीय थी, जल के बाद में स्थल पर सबसे पहले कौन आई, ब्रायोफाइट आई। इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रथम स्थलीय पादप। ठीक है, आगे देखो, प्रथम स्थलीय पादप के बाद में बात करें, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एक साइंटिस्ट आया था एंगलर, कौन आया था बेटा, एंगलर। उस एंगलर ने क्या बोला था, एक तो था थैलोफाइटा, एक था एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब जिनका पादप शरीर कैसा होता है, थैलस के जैसा। सर क्लास में चलते हैं, यहाँ से फ्री होके सीधा मैं फोन करता हूँ। ठीक, देखो प्रथम स्थलीय पादप, उसके बाद में एंगलर ने क्या बोला था, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा जिनका पादप शरीर थैलस जैसा हो लेकिन उनके अंदर भ्रूण अनुपस्थित था। एम्ब्रियोफाइटा में सबसे पहले कौन आया था, ब्रायोफाइटा। टेइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले भ्रूण किन में बना था, ब्रायोफाइटा में बना था, इसलिए इनको प्रथम भ्रूणीय पादप, फर्स्ट एम्ब्रियोनिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज देखेंगे कि ये है तो स्थलीय, लेकिन निषेचन के लिए इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं पादप जगत के उभयचर। क्या बोलते हैं बेटा, पादप जगत के उभयचर। इसकी जगह ये टर्म भी आ सकती है एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर। समझ में आया, पहला ही क्वेश्चन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रायन और फाइटोन। ब्रायन मतलब मॉस जैसे, फाइटोन का मतलब पादप। स्थल के ऊपर सबसे पहले आने के कारण इनको प्रथम स्थलीय पादप के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करें
कि इनमें सबसे पहले भ्रूण को देखा गया था, इसलिए इनको प्रथम भ्रूणीय पादप के नाम से भी हम जानते हैं। फिर बात करते हैं कि है तो स्थलीय, लेकिन निषेचन के लिए इन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें हम पादप जगत के उभयचर या एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि इनका पादप शरीर कैसा होता है। इनका पादप शरीर भी थैलसनुमा होता है। कैसा होता है? और थैलसनुमा है जो कौन सी पीढ़ी को निरूपित करता है? जो युग्मकोद्भिद, किसको? युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। और युग्मकोद्भिद पीढ़ी का मतलब, युग्मकोद्भिद कैसी पीढ़ी है बेटा? अगुणित या द्विगुणित? ओके, यानी इनके अंदर किसका अभाव होता है? इनके अंदर सत्य, जड़, तना व पर्ण, पत्ती में अभी देर है बेटा, पर्ण का अभाव। ओके, सत्य, जड़, तना और पर्ण का अभाव होता है। लेकिन इनमें जड़ की जगह भी कोई संरचना पाई जाती है, तने की जगह भी कोई संरचना होती है और पर्ण की जगह भी कोई संरचना होती है। तो आगे वाला पॉइंट लिखेंगे कि इनमें जड़ के स्थान पर या जड़ के समान क्या पाए जाते हैं बेटा? नाम सुना? मूलाभास। नाम से पता चल रहा है, संधि विच्छेद करें, मूल का आभास, मूलाभास, जिनको हम बोलते हैं राइजोइड। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। तने के समान, तने के समान पाया जाता है काउलिन, छोटा तना कहते हैं, या स्तंभ, छोटा स्तंभ कहते हैं। और पर्ण के समान पत्रक होते हैं, जिसको फिलोइड कहते हैं। ये चर्चाएं इनमें पाई जाती है। ये तो हो गया इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने क्या बोला था कि सारे के सारे कैसे है? स्थलीय, लेकिन इनकी कुछ जातियां ऐसी रहती है जो कैसी रहती है? जलीय जातियां। कैसी? जलीय जातियां कौन कौन सी है? एक जाति आपको ध्यान रखनी है, रिक्शिया। क्या? दूसरा ध्यान रखना है रिएला। और तीसरा ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं स्फेगनम। क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, इधर ध्यान दो। जो आपकी स्क्रीन स्लाइड के ऊपर लिख रखा है, इनमें से किसी को कोई दिक्कत की सर ये दिक्कत है मेरे को? देखो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, इसमें समझने जैसी चीज अभी तक तो कुछ आई नहीं है कि भाई इसको हमें सर ये समझ में नहीं आया तो इसको हमें मैथमेटिक तरीके से समझाओ। पॉसिबल नहीं है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जड़ की जगह जड़ के जैसा दिखने वाला मूलाभास होगा ही होगा, है ना। युग्मकोद्भिद पीढ़ी को ये निरूपित करेगा तो करेगा ही करेगा। युग्मकोद्भिद पीढ़ी अगुणित होगी, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। हमें ये याद रखना ही पड़ेगा। एक तरफ से कहे तो रटना, लेकिन लिख लिख के याद करोगे तो वो याद ही हो जाएगा। रटने वाली यहाँ कोई चीज है ही नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चले, आगे देखो। मुख्य रूप से ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करते हैं, लेकिन आगे चल करके इनमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी भी आती है। कहाँ आती है वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। इनके अंदर 3 जातियां ऐसी बताई जो किसको निरूपित कर रही थी? जलीय जातियां या जलीय आवास। सबसे पहले रिक्सिया, दूसरी रिएला और तीसरी स्फेगनम। अब इनका जीवन चक्र कहे तो क्या, या फिर इनका पूरा डिस्क्रिप्शन कहे तो क्या, वो यहां पर बना रहा हूं अपने पास में। पादप कौन सा, कौन सी पीढ़ी को निरूपित कर रहा है? युग्मकोद। जो कल लिखा था कि लैंगिक जनन जो होता है वो
पू धानी और स्त्री धानी के द्वारा है, इनमें भी होता है, कोई नई चीज नहीं है। हमने पहले भी लिखा था और अब भी लिख रहे हैं कि लैंगिक जनन कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। और विषमयुग्मकी में बात करें तो नर को कहते हैं पूधानी और मादा को कहते हैं स्त्री धानी। पूधानी से बनते हैं पुमणु, स्त्री धानी से बनते हैं अंडकोशिका। कल भी सेम था, यहाँ पर भी सेम होगा, टेरिडोफाइटा भी सेम होगा, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहे। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लैंगिक जनन है किसके द्वारा करेंगे, किसके द्वारा बेटा, और चलो आगे देखो, पूधानी से क्या बनेंगे, स्त्री धानी से क्या बनेंगे, इनमें क्या होगा, इनके अंदर होगा निषेचन। निषेचन से क्या बनेगा, अभी तक अगुणित पीढ़ी चल रही थी, अगुणित 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 अगुणित, निषेचन होते ही कैसी बनी। अब ध्यान देना, यहां से अगुणित पीढ़ी युग्मकोद्भिद को दर्शाती है, द्विगुणित पीढ़ी बीजाणुद्भिद को दर्शाती है। दो चीजें होती है, अगुणित पीढ़ी युग्मकोद्भिद यानी युग्मकों का उद्भव करती है, बीजाणुद्भिद यानी कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी बीजाणुओं का, आगे बीजाणु बनेंगे, लास्ट वाले लाइफ साइकिल में बनाया था, युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बने थे, बीजाणु बने थे। तो ये युग्मनज द्विगुणित पीढ़ी को निरूपित करता है। यहाँ से सीधे हम बीजाणु नहीं बनाएंगे, बीच में और भी पीढ़ी आती है, क्योंकि प्रथम भ्रूणीय पादप है तो हमें भ्रूण भी बनाना पड़ेगा। जैसे ही युग्मनज बनता है, इस युग्मनज या ये युग्मनज कौन सी पीढ़ी को निरूपित करता है, कौन सी पीढ़ी को, हाँ बेटा यहां से ध्यान देने वाली चीज है, पीछे युग्मकोद्भिद पीढ़ी सॉरी बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। और पूरे ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद एक ऐसी संरचना के रूप में होता है जो 3 भागों में विभक्त रहता है, इस तरीके से। ऊपर होता है सिर, ये होता है मध्य भाग, और ये होता है पैर, यानी कि बेस वाला भाग। सिर को बोलते हैं कैप्सूल, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सीटा, और इसको बोलते हैं फुट। तो क्या बोलूं कि बीजाणुद्भिद 3 भागों में विभक्त रहता है। कितने भागों में, एक तो आ गया फुट, दूसरा सीटा, और तीसरा कैप्सूल। ये कैप्सूल, इस कैप्सूल की बात करें तो इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। इस तरीके से क्या है, इस कैप्सूल के अंदर देखो, फुट क्या करेगा, आधार प्रदान करने का काम करेगा, सीटा क्या करेगा, कैप्सूल को फुट से जोड़े रखने का काम करेगा, और कैप्सूल ही एकमात्र ऐसा होगा जो फटेगा जहां से बीजाणु मात्र कोशिकाएं निकलेगी। वापस रिपीट कर रहा हूं कि इस कैप्सूल के अंदर, जिसको समपुट्टिका बोला जाता है, इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है बेटा, बहुत सारी बीजाणु मात्र कोशिका। वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां से अगुणित, ये दोनों अगुणित, ये दोनों अगुणित, निषेचन हुआ द्विगुणित, ये भी द्विगुणित, ये भी द्विगुणित, ये भी द्विगुणित, ये भी द्विगुणित, मात्र कोशिका भी द्विगुणित। हमें वापस कैसा बनाना है, अगुणित, मतलब बीजाणु हमें बनाना ही पड़ेगा। इस बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, इस बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ये अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है, बीजाणु। अब ये अगुणित संरचना बनी, यहां तक ऐसी थी द्विगुणित, ये अगुणित संरचना बनी, तो वापस हम ब्रायोफाइट बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं
कि जो ब्रायोफाइट है वो 3 क्लासेज के अंदर होते हैं। कितने क्लासेज में? एक होता है लीवरवर्ट, एक होता है हॉर्नवर्ट और एक होता है मोसिल। हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, नाम सुना तीनों का? लीवरवर्ट, हिपेटिकोप्सिडा, हॉर्नवर्ट, एंथोसेरोटोप्सिडा और मोसिल ब्रायोप्सिडा। ये जो बीजाणु है, सीधे लिख रहा हूं यहां पर कि ये जो बीजाणु है वो लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में तो सीधा अंकुरित हो जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट। लीवरवर्ट क्यों? वर्ट का मतलब छोटे पादप, लीवर का मतलब लीवर के जैसा। ये ऐसे पादप जिनकी शेप जो होती है लीवर के जैसी होती है। हॉर्नवर्ट, हॉर्न का मतलब होता है सिंग, है ना, 12 सिंगा के होता है या हिरण के होता है। हॉर्न मतलब सिंग, सिंग के जैसा होता है, इसलिए इनको हॉर्नवर्ट कहते हैं। मोसिस मतलब स्पंज जैसे प्लांट रहते हैं जिनकी जल धारण क्षमता जो है वो अधिक रहती है। तो मैं क्या बोलूं कि लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में तो बीजाणु सीधा अंकुरित होकर के क्या बना देगा? नया पादप बना देगा। बट इंटरेस्टिंग चीज यहां है कि जो मोसेज है, कौन है, इनमें सीधा नहीं बनता, इनमें पहले एक संरचना बनती है। उस संरचना का नाम है प्रोटोनिमा। क्या नाम है? प्रोटोनिमा। पतले धागे जैसी संरचना होती है जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को दर्शाती है। ये अंकुरित होकर के क्या बनाएगी? नया प्लांट बनाएगी। समझ में आया? एक बार वापस देखो, ये पूरा का पूरा ब्रायोफाइट इस साइकिल के अंदर आ गया। देखो, ब्रायोफाइटा कौन सी पीढ़ी को निरूपित करता है? युग्मकोद्भिद पीढ़ी। और ब्रायोफाइटा जनन किससे करता है? लैंगिक जनन, पूधानी और स्त्रीधानी से। पूधानी में बहुत सारे पुंबड़ू, स्त्रीधानी में अंडकोशिका। पुंबड़ू कहां जाएंगे? जल में जाएंगे निषेचन के लिए और तैरते हुए कहां तक आएंगे? स्त्रीधानी तक। वहां मौजूद अंडकोशिका से मिल जाएंगे और क्या हो जाएगा? निषेचन। निषेचन होते ही क्या बन जाएगा? युग्मनज। यहां एक चीज और ऐड करो, युग्मनज जैसे ही बनेगा कौन सी पीढ़ी आई? द्विगुणित पीढ़ी। और द्विगुणित पीढ़ी से ही तुरंत क्या बन जाता है? ये भी द्विगुणित है तो ये भी कैसा होगा? और ये द्विगुणित है तो कौन सी पीढ़ी को निरूपित करेगा? बीजाणु की एक संरचना होती है जो सिर यानी कि कैप्सूल, सीटा और फुट में विभेदित होती है। कैप्सूल, सीटा और फुट। कैप्सूल के अंदर कौन मौजूद रहती है? बीजाणु मात्र कोशिकाएं। बीजाणु मात्र कोशिका मतलब बीजाणुओं को उत्पन्न करने वाली। इस बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जिससे क्या बनते हैं? बीजाणु। बीजाणु लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में तो सीधे के सीधे अंकुरित हो जाएंगे। लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में तो सीधे अंकुरित हो जाएंगे, लेकिन मोसेज जिसको अपन ब्रायोप्सिडा कहते हैं, इनमें सीधे अंकुरित नहीं होते। इनके अंदर पहले एक संरचना बनती है जिसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा मतलब पतले धागे जैसी संरचना। दो प्रकार की होती है, प्राथमिक प्रोटोनीमा और द्वितीयक प्रोटोनीमा। पहले बनती है प्राथमिक, फिर बनती है द्वितीयक। अपन प्रोटोनीमा ही समझते हैं। तो ये प्रोटोनीमा अंकुरित होकर के क्या बना देगी? नए पादप को जन्म दे देगी। अब ये देखो, हमने क्या किया था कि जिस टाइम सहवाल का जीवन चक्र पढ़ा था तब बोला था कि लैंगिक जनन, पूधानी, स्त्रीधानी, पुंबड़ू, अंडकोशिका, निषेचन, युग्मनज, हाथों-हाथ अर्धसूत्री विभाजन करके बीजाणु बनाया था और बीजाणु से वापस पादप बनाया था। मतलब कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी सिर्फ युग्मनज तक थी, छोटी थी, इनमें छोटी नहीं है। देखो ये निषेचन, इस निषेचन से यहां तक देखो, इसके इधर इधर तो है अगुणित पीढ़ी, इसके इधर इधर है, पता चल रहा है? ब्रायोफाइटा, पूधानी, स्त्रीधानी, अगुणित अगुणित। यहां जैसे ही गया क्या आया? द्विगुणित 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 द्विगुणित। ये जैसे ही आया वापस क्या आ गया? अगुणित 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 अगुणित। यानी कि ये बीजाणुद्भिद भी होते हैं। मुख्य पीढ़ी तो युग्मकोद्भिद होती है, लेकिन इनका जीवन चक्र कैसा होगा? जीवन चक्र की बात करें तो अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। अगुणित मुख्य है, ये द्विगुणित हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं जिसको। इस प्रकार के जीवन चक्र को दर्शाते हैं। तो यहां लिख देता हूं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक
जीवन चक्र, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। समझ में आया? अब इसके क्लासिफिकेशन पे चले। कितनी क्लासेज है, इनके उदाहरण ध्यान रखने हैं, इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ध्यान रखना है, इससे ज्यादा हमें कुछ इनमें ध्यान नहीं रखना। इनके क्लासिफिकेशन की बात करें यानी वर्गीकरण की बात करें, क्लासेज कितनी? 3 क्लासेज। एक तरफ लिखते हैं लक्षण, एक तरफ लिखते हैं क्लासेज। देखो बेटा इधर, पहली क्लास कौन सी? लीवर। दूसरी क्लास कौन सी? हॉर्न। और तीसरी क्लास कौन सी? मॉस। अब सुनना इधर, इन्हीं तीनों का एक एक नाम और है। लीवर वर्ड को बोलते हैं हिपेटिकॉप्सिडा, हिपेटिकॉप्सिडा। उधर लगा था फाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इधर लग रहा है पीछे सीडा, हिपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, और इधर ब्रायोपसिडा। ओके। सबसे पहला कि इधर ध्यान दो, किन में किस प्रकार का थैलस पाया जाता है। पहली बात करें तो इनके अंदर थैलस पाया जाता है नॉर्मल प्रकार का, इनमें थैलस पाया जाता है। इसकी बात करें तो मैं क्या नाम लिख रहा हूं, इनमें पर्णिल थैलस पाया जाता है। पर्णिल थैलस क्या होता है? वही चीज, पर्णे नहीं होगी लेकिन पर्ण के जैसी संरचना होगी। और तीसरा, इनमें थैलस भी होता है और पर्णिल थैलस भी होता है। दूसरी बात करते हैं कि अच्छा, कि जो बीजाणुद्भिद है, कौन? बीजाणुद्भिद। ध्यान न लिख करके इसको पढ़े। हाँ बेटा, बीजाणुद्भिद जो है इनमें होता है सरल प्रकार का। कैसा? मतलब कि नॉर्मल होगा, फुट सीटा कैप्सूल हो गए, दैट्स इट। इधर ध्यान दो, इनमें होगा रेखाकार, रेखीय होगा, सीधा होगा। फुट और सीटा पाए, सॉरी, फुट और कैप्सूल पाए जाते हैं, इनके अंदर सीटा की अनुपस्थिति होती है। और सबसे विकसित प्रकार का बीजाणुद्भिद किसमें पाया जाता है? मॉसेज के। तीसरा, कि जो मूलाभास है वो कैसे पाए जाते हैं। इधर ध्यान दो, इनकी बात करें लीवर वर्ड की, इनके अंदर मूलाभास सरल प्रकार के, सरल का मतलब नॉर्मल, सिंपल मूलाभास होंगे। मूलाभास कैसे, आगे डायग्राम बता रहा हूं। इनके अंदर मूलाभास होंगे जो कैसे होंगे? बहुकेंद्रकीय। और इनके अंदर मूलाभास होंगे जिनके अंदर तिरछे पट पाए जाते हैं। अभी तक तीन अंतर लिखे हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक चीज जाने वाली जो है वो है ये कि सबसे विकसित प्रकार का बीजाणुद्भिद किसमें पाया जाता है। अब चौथा जो अंतर लिख रहा हूं इन तीनों के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है कि लीवर वर्ड, हॉर्न वर्ड और मॉसेज, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल है वो पूछे जाते हैं। सीधा का सीधा पूछा जाता है कि एंथोसिरोस किसका उदाहरण है, स्फेग्नम किस में आता है। तो यह एक छोटी सी स्टोरी आती है, सॉरी, उदाहरण क्या कि हॉस्टल में कौन कौन रहते हैं? सब रहते हैं, है ना। हाँ, वर्षा, संडे था, आराम से पढ़ते पढ़ते क्या जची के चलो भाई कौन सा हैंडलूम है पास में, भगवती हैंडलूम घूम के आते हैं। क्या ले आएंगे? जीन्स और पैंट लेके आएंगे। गए भगवती हैंडलूम घूमने, सबसे पहले जींस देखने से पहले क्या देखा? हाँ, उसके ऊपर लगा हुआ टैग,
यानी कि देखी क्या बेटा, एमआरपी देखी और अपनी औकात से अंदर है। ओके, एम फॉर मार्केंसिया, कोई बात नहीं, अंदर है तो आगे अपन और बढ़ेंगे। आर फॉर रिक्सिया और पी फॉर प्लेजियो काजमा। 3 उदाहरण याद हो जाएंगे। जैसे ही वर्षा ने एमआरपी देखी तो उस जींस को क्या दे दिया, ना दे दिया कि भाई अपने नहीं बैठे, है ना। हाँ, संडे आएगा तो हम अपने आप कपड़े धो करके इन काम चला लेंगे। करना क्या है, 2 महीने तो पूरे पूरे इस ग्रीन टी शर्ट में गुजारने, डीपी से छुट्टी करने तो देंगे नहीं। तो N4 आ जाता है बेटा नोटोथाइलस। क्या आता है, नोटो को रखा वापस थैले में, और ए फॉर एंथोसिरोस, शुभ सा वापस हॉस्टल की तरफ चल दिए। क्या करते करते गए थे, पढ़ाई करते करते गए थे और वापस क्या कर ली, फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर ली कि अपने आप से बाहर है, जेट करेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, कोई ऑफिसर बनेंगे, तब आ जाएंगे पैसे, तब नहीं आए घर वालों को कहेंगे अच्छा खाओ का छोरा या छोरी देख करके बिया करो तो पैसे वाला हो, उसके पैसों पे करेंगे एस। एफ फॉर फ्यूनेरिया, एस फॉर स्फेगनम और पी फॉर पोलीट्राइकम। पहले बड़े उदाहरण, इन उदाहरणों को हमें ध्यान रखना, जिनमें से पहले ही बोला था मॉसेज इंपॉर्टेंट है। तो मॉसेज के अंदर ये जो फ्यूनेरिया है ना, इस फ्यूनेरिया के अंदर ही सबसे विकसित प्रकार का बीजाणुद्भिद पाया जाता है। अब एक एक उदाहरण को वापस ले रहे हैं, क्योंकि इस ब्रायोफाइटा के इकोलॉजिकल यानी आर्थिक महत्व बहुत कम है, लेकिन ब्रायोफाइटा में भी जो स्फेगनम है इसके आर्थिक महत्व सबसे ज्यादा है। कैसे है, आगे देखो। आर्थिक महत्व याद तो बेटा काफी समय से पढ़ा रहे थे, याद अपने आप हो जाता। सबसे पहली चीज है स्फेगनम। कर लेना बेटा, चलो इधर देखो। स्फेगनम, स्फेगनम एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसको किस नाम से जाना जाता है, पीट मॉस। क्यों कहते हैं, आपने कोयले का नाम सुना होगा, पीट कोयला। ये स्फेगनम जो है दलदल क्षेत्रों में होता है, कोयले वाले क्षेत्रों में होता है, तो वहां पर ये दब जाता है और कोयले के निर्माण में काम आता है। कोयला कौन सा, पीट कोयला, इसलिए इसको बेटा पीट मॉस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। इसी स्फेगनम के बारे में एक और चीज लिख रहे हैं कि इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा। तो आपने देखा होगा कि जिस टाइम ओम्बा 11 आती है तो ओम्बे आते हैं पेटियों में पैक, और उसके चारों तरफ घास आती है। या फिर कोई भी कांच की वस्तु, कांच का आइटम अपन बाहर से कहीं बुलाते लेके आते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वो भी घास के अंदर पैक आती है। बाहर से कोई फूल वगैरह आते हैं, है नहीं, जैसे भी जितने भी फूल वाले बेचने वाले वो सुबह सुबह अजमेर वगैरह से फूल मंगवाते हैं, तो वो भी एक घास के अंदर पैक आते हैं। वो घास कौन सी होती है, स्फेगनम होती है। क्यों, क्योंकि इनकी जल धारण क्षमता अधिक है। उन कांच की वस्तुओं से मॉइस्चर, आर्द्रता, नमी उनको ये अवशोषित कर लेती है, इसलिए वो टूटते नहीं है। पहली चीज जल धारण क्षमता वाला समझ में आया। फिर तीसरा उदाहरण देखें कि पुराने विश्व युद्ध जब होते थे या पुराने कोई भी वॉर होते थे, तो उस टाइम ये रुई वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह की इतनी सुविधा नहीं थी, तो क्या किया जाता था कि पादपों को पीस करके उस घाव के ऊपर लगा दिया जाता था। तो उस टाइम ये स्फेगनम की जल धारण क्षमता अधिक थी, इसलिए घाव को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, रुई को भिगा करके घाव साफ करते।
तो उसकी जगह कौन काम में लिया जाता था? स्फेग्नम। तो हम कहेंगे घाव को साफ करने हेतु अवशोषक रुई के रूप में, रुई के रूप। चौथी बात करते हैं। अभी बोला कांच की वस्तुओं व पुष्पों की पैकेजिंग में, समझ में आया स्फेग्नम। दूसरा एक लिखा था हमने पॉलीट्राइकम, लास्ट वाला उदाहरण FHP पॉलीट्राइकम। इसकी एक जाति है जिसका नाम है पॉलीट्राइकम कम्यून। इसकी बनी चाय जो होती है, उस चाय से या चाय के पीने से पथरी का इलाज हो सकता है। क्या हो सकता है? पथरी का इलाज जो है वो हो सकता है। क्लियर? आगे देखो, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पर क्वेश्चन बनते हैं। तीसरी बात करते हैं मार्केंसिया। अब इसको ध्यान से सुनना कि केरल के अंदर कुछ समय पहले बाढ़ आई थी। उसके बाद में जब वहां रिसर्च की गई, मतलब ध्यान दिया गया ये बाढ़ आई क्यों, तो वहां पर मार्केंसिया के पौधे ज्यादा पाए गए। तब बोला गया कि ये जो मार्केंसिया है वो सूचक है किसका? बाढ़ आने व आग लगने का सूचक, जैसे लाइकेन होता है, नाम सुना लाइकेन का? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। वायु प्रदूषण में भी सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक होता है, वैसे ही बाढ़ आने व आग लगने का सूचक कौन होता है? मार्केंसिया होता है। और इसी के साथ में एक नोट करके और चीज लिख रहा हूं कि इसी मार्केंसिया के अंदर एक अलैंगिक संरचना पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? किसी को मालूम है? अलैंगिक संरचना, जिसका नाम है गैमा। कप जैसी संरचना पाई जाती, कोई दिक्कत? मार्केंसिया, रिक्सिया, प्लेजियोकार्मा, नोटोथाइलस, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, स्पेग्नम, पॉलीट्राइकम, ये इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, ये इनका जीवन चक्र है, और ये इनके बारे में कुछ नॉर्मल चीजें, यानी कि इनका इंट्रोडक्शन। कुछ चीजें रह जाती है, एक दो चीजें होगी तो देख लेंगे, बाकी रहा कुछ नहीं है। ठीक है, पल्ले पड़ा आज वाली चीज, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं स्टार्ट से। इधर देख लो, ब्रायोफाइटा यानी दो शब्द, ब्रायोन एंड फाइटोन। ब्रायोन मतलब मॉस जैसे पादप, और फाइटोन का मतलब पादप। प्रथम स्थलीय पादप, क्योंकि स्थल के ऊपर सबसे पहले यही आए थे। सबसे पहले भ्रूण इसी के अंदर देखा गया, किसके द्वारा? एंगलर के द्वारा, इसलिए प्रथम भ्रूणीय पादप है। तो स्थलीय, लेकिन निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? जल की आवश्यकता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पादप जगत के उभयचर के नाम से भी इनको जान। आगे देखें तो शरीर कैसा होता है? थैलस नुमा होता है, जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। इनमें सत्य, जड़, तना और पर्ण का तो अभाव होता है, लेकिन उनकी जगह पर मूलाभास, स्तंभ और पत्रक वाली संरचना पाई जाती है। कुछ ऐसी जातियां हैं जो जलीय है, जैसे रिक्सिया, रियेला और स्फेग्नम। ठीक है, ब्रायोफाइटा का पादप शरीर अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है, जो लैंगिक जनन पूधानी और स्त्रीधानी के द्वारा करता है। पूधानी से पुमणु बनते हैं, पुमणु कशाभिकीय होते हैं, जल में तैर करके स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं और वहां अंड कोशिका से मिल जाते हैं। अंड कोशिका से जैसे मिलेंगे निषेचन होगा और एक संरचना बनेगी युग्मनज, जो द्विगुणित संरचना को रिप्रेजेंट करती है। ये युग्मनज तुरंत ही भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूण बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी का मतलब फुट, सीटा और कैप्सूल नामक संरचना पाई जाती है। कैप्सूल में बहुत सारी बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। उन बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनता है? बीजाणु बनता है। यही बीजाणु लीवर वर्ड और हॉर्नवर्ड में तो सीधा अंकुरित हो जाता है, पर मोसेज के अंदर ये प्रोटोनीमा नामक संरचना बनाता है, और वो प्रोटोनीमा अंकुरित होता है और वापस चल करके नया पादप बन जाता है। अर्थात जीवन चक्र ऊपर तो है अगुणित, मुख्य पादप शरीर है अगुणित, लेकिन बीच में
कुछ समय के लिए द्विगुणित पीढ़ी भी आती है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक या अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने इसका देखा क्लासिफिकेशन, लीवरबर्ड, हॉर्नबर्ड, मोसेड, लीवरबर्ड, हॉर्नबर्ड और मोसेड। दूसरा नाम है हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। थैलस, पर्निल थैलस या दोनों के दोनों। विकसित प्रकार का जो पाया जाता है वो फ्यूनेरिया या मोसेज के अंदर पाया जाता है। मूलाभास की बात करेंगे, सबके अंदर होते हैं। मोस्ट ध्यान रखना इनके उदाहरण एमआरपी, ना और एफएसपी, यानी कि मार्केंसिया, रिक्सिया और प्लेजियोगाज्मा। नोटोथाइलस, एंथोसरोस, फ्यूनेरिया, स्पेगनम और पॉलीट्राइकम, जिसमें हमने स्पेगनम के कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यहाँ लिखे, पॉलीट्राइकम के भी लिखे और मार्केंसिया के भी लिखे। आज वाली क्लास में किसी को कोई दिक्कत, लिख लिख के पढ़ोगे, एक ही चीज को 2 बार 3 बार लिखोगे तब जाकर के याद होगा। क्योंकि जहां पर भी तुमने 11 12 की है, 11 तो वैसे भी मजे मजे में की है ना सबने, 11 और ऊपर से एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर वाले पढ़ लेंगे तो बायो और मैथ्स वाले क्या करेंगे। 11 तभी बेटा कितना, तीसरा साल है तेरा, तो फिर देख मैं तो फिर भी कम कर रहा था। तो बेटा 11वीं 12वीं जो मजे मजे में गई है, इसीलिए इन्हीं चीजों में दिक्कत आ रही है कि सर हम पहली बार सुन रहे हैं। तुम पहली बार सुन नहीं रहे हो, तुम्हें पहली बार सुनाया जा रहा कि आज से पहले अगर सुनाया भी गया तो तुमने ध्यान नहीं दिया। अभी कुछ चीजें याद आ रही कि 11वीं में दूसरे चैप्टर में हमने वर्गीकरण पढ़ा तो था, लेकिन क्या पढ़ा था वो हमें था नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप लिखो।